वेलकम बैक टू द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम जी। अपना लास्ट हिस्सा प्रोग्राम का शुरू करते हैं पहले फ़ोन कॉल के साथ। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान मेरे दो क्वेश्चन है। जी। मेरे पास यूरोपियन नेशनैलिटी है, तो हम्म। मेरा फैमिली का वीजा लगा था, फैमिली सेटलमेंट का हम्म। 6 माह का। उसके बाद अब मैंने रीन्यू के लिए भेजा हुआ है, तकरीबन कमो पेश 2 वीक हो गया है। पहले हम्म। तो मैंने ये पूछना है कि उसका कितना टाइम लगता है जब वो वीजा रीन्यू होता है। तो दूसरा, अगर उनका वीजा लग जाता है उस पीरियड में इनकी ब्रिटिश सिटीजनशिप में अप्लाई कर सकता हूँ? मेरे पास इटालियन सिटीजनशिप है और ये प्रेग्नेंट भी हैं। आप किसके लिए ब्रिटिश नेशनैलिटी अप्लाई करना चाह रहे हैं सर? अगर मैं अपनी वाइफ के लिए करूं, क्योंकि इस वक्त इनके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी है। ठीक है। फैमिली सेटलमेंट का वीजा लगा था इनका ना, इटली से 6 माह का। ठीक अब है। फिर भेजा हुआ रीन्यू के लिए। नहीं वो तो तो सब सही है, अगर लेकिन उनको यहाँ पर आए हुए तो अभी 6 माह ही हुए हैं ना सिर्फ। जी जी 6 माह हुए तो हैं। आप उनकी ब्रिटिश नेशनैलिटी कैसे अप्लाई कर देंगे सर? नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर उनका वीजा 5 साल वाला वो लग जाता है, उस पीरियड में इनकी ना ब्रिटिश नेशनैलिटी अप्लाई कर सकता हूँ? अच्छा चलें, मैं बताता हूँ आपको कानून कहता क्या है। पहले उसको समझ लीजिए, उसके बाद फैसला कीजिएगा कि आप नेशनैलिटी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ किसी के कह देने से बात नहीं बनती कि हाँ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपको समझना चाहिए कि है क्या कानून। आप यूरोपियन नेशनल हैं, इटालियन, आप आते हैं यूके में, आप आके यहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। किस कानून के तहत रह रहे हैं? जो यूरोपियन रेगुलेशंस है। यूरोपियन रेगुलेशंस क्या कहती हैं कि जी अगर आप इटालियन नेशनल हैं या कोई भी यूरोपियन कंट्री के नेशनल हैं, तो आप अगर ईयू कंट्रीज में किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, यानी यूके में आना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पर आके रह सकते हैं, आप यहाँ के काम कर सकते हैं। उसकी बेसिस पे आपके साथ जो आपके डिपेंडेंट्स हैं उनको वीज़ा मिल सकता है। आपने जब इटली में अप्लाई किया होगा उनके लिए, अपनी फैमिली वालों के लिए, अपनी वाइफ के लिए फॉर एग्जांपल, तो उनको वहाँ पे उन्होंने 6 महीने का वीज़ा दिया कि जी आप यूके चले जाइए इनके साथ। 6 महीने जाके जब ये अपने ट्रीटी राइट्स वहाँ एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो 6 महीने के बाद आप 5 साल के लिए स्टेटस अप्लाई कर सकते हैं। अब वो 5 साल का स्टेटस लग जाता है। अब वो 5 साल का जो स्टेटस लगा है उसका मतलब ये है कि वो 5 साल उनको कंटिन्यूसली यहाँ पे गुजारने हैं, और उन 5 सालों के अंदर आपको कंटिन्यूसली अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करने हैं। ठीक है जी। सो आप अगर अपने ट्रीटी राइट से बाहर निकलते हैं तो उनका स्टेटस गिर जाता है, आप अगर वापस चले जाते हैं तो उनका स्टेटस गिर जाता है। सो ऐसी सूरत हाल में नेशनैलिटी तो बहुत दूर की बात है, आपको सबसे पहले परमानेंट रेजिडेंस की तरफ जाना है कि उनको यहां पे परमानेंट रेजिडेंस मिलनी चाहिए आपके 5 साल गुजारने के बाद। यानी वो 5 साल आपका काम भी चले और उनका आपके साथ रिलेशनशिप भी चले। सो वो जब 5 साल गुजरते हैं उसके बाद फिर आप देखते हैं कि जी आप जहां पे खड़े हैं अब आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल गई। अब वो परमानेंट रेजिडेंस इंडेफिनिट लीव की तरह की चीज होती है। अब आज का जो कानून है वो ये कहता है कि अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंस आ गई, उसका 1 साल और गुजर गया, तो फिर आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि जी आपको यहाँ ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना है ऑन द बेसिस कि आपने 5 साल पूरे यूके में गुजार लिए, इंडेफिनिट लीव मिले हुए या परमानेंट रेजिडेंस मिले हुए आपको 1 साल भी गुजर चुका है, उसकी बेस पे फिर आप जाके नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी अगर उनका 5 साल का वीजा लगता है और वो यहाँ पर आती हैं तो फिर तो वो सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल ही होंगी ना, और वो सब डिपेंड करता है आपके स्टेटस के ऊपर कि अगर आप काम करते रहते हैं या अपने ट्रीटी राइट्स किसी और तरीके से एक्सरसाइज करते रहते हैं, उस बेसिस पे आपकी वाइफ को यहाँ पे 5 साल का स्टेटस चलता रहता है। और जब वो 5 साल खत्म होते हैं तो वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करती हैं, और फिर उसके 1 साल के बाद आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो आज का कानून है। लेकिन वही बात है कि आप इधर मुड़ के उधर दोबारा देखें तो होम ऑफिस ने कोई रूल चेंज कर दिया होता है। सो मैं ये नहीं कह सकता कि 5 साल के बाद भी ये कानून ऐसा रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन अभी कानून यही कहता है जो मैंने आपको इस वक्त बताया है। एक्यूरेटली आप उस चीज़ को समझ लीजिए। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं सरफराज बात कर रहा हूँ। मेरे को दो क्वेश्चन है मेरे। जी। एक ये कि मैंने लास्ट ईयर इंडिया शादी की हाँ। और मेरा 6 मंथ का बेबी है। वहाँ से ओवरसीज ब्रिटिश एप्लीकेशन कर दिए मैंने, उसके 2 महीने हो गए मगर अभी कोई आंसर नहीं आया है। और ये कितना टाइम लेते हैं वो एक सवाल, और दूसरा सवाल मेरी वाइफ के बारे में है कि मैं यहाँ 60 आवर्स जॉब कर रहा हूँ, 2 जॉब कर रहा हूँ, एक 40 आवर्स एक 20 आवर्स मिला के 60 आवर्स जॉब कर रहा हूँ। तो क्या वो कैसे कैलकुलेट मेरी इनकम हो जाती है 18,600 और समथिंग, क्योंकि मैं अगले महीने अप्लाई करने वाला हूँ इसके लिए। तो ओके। इसके लिए मुझको बता सकते हो कुछ? चलें, मैं जो बता सकता हूँ वो तो आपको बताता हूँ जी।
जो आपने बच्चे का पूछा कि जी उसके मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि आप ब्रिटिश नेशनल हैं और आप उसी बेस पे अपने बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो बच्चा जो आपका पैदा हुआ है वो तो उसको तो नेशनलिटी मिल जानी चाहिए, बिकॉज अगर वो आपकी नेशनलिटी के बाद या आपकी इंडेफिनिट लीव होने के बाद पैदा हुआ है तो उसको रजिस्टर किया जा सकता है। तो वो बाय बर्थ ब्रिटिश हो जाता है। सो एक तो ये चीज़ है। जो दूसरा आपका सवाल है, मैं ज़रा थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि आपने कहा कि जी आप 60 आवर्स वीक काम कर रहे हैं, लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपके पैसे कितने मिलते हैं आपको, जिसकी वजह से क्या आपकी कैलकुलेशन क्या बनती है। आपने बेशक 2 जॉब्स की हों, बेशक आप 3 जॉब्स कर रहे हो पार्ट टाइम, डजेंट मैटर, आपकी तीनों जॉब्स को मिला के अगर 18,600 से ज़्यादा आपकी इनकम बन जाती है तो फिर आप अपने स्पाउस को स्पॉन्सर कर सकते हैं ऑन अ स्पाउस वीज़ा। अब वो 18,600 की जो रिक्वायरमेंट है वो तो आपको पूरी करनी है। अब चाहे वो 60 घंटे काम करके करें या वो 30 घंटे काम करके करें, या आप इतना कमा रहे हो कि जी आप उसको 6 घंटे काम करके हफ्ते में कर लें। सो वो इंटायरली अप टू यू। आपके एक्सपेंसेस, आपके जो रेट है, जिसके रेट पे आपको पैसे मिलते हैं, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो वो आपने अपने टोटल करके देखना है कि जो भी आप जॉब्स करते हैं उन जॉब्स के ऊपर, आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर वो आपके अकाउंटेंट साहब की तरफ से सब कुछ बनाया जाएगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, जॉब करते हैं, तो जो आपको इनकम आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बताई जा रही है उस इनकम के मुताबिक आपको चलना है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या वो 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट है। उसके अंदर आपको मुश्किल ये हो सकती है कि अगर आपने ये दिखा भी दिया कि जी 18,600 के मुताबिक पिछले 6 महीने मैंने इनकम बनाई है, लेकिन उसके अंदर क्योंकि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई सेट नंबर ऑफ आवर्स नहीं है, आप आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते। सो इसलिए बेहतर होता है कि हमेशा आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें नंबर ऑफ आवर्स क्लियरली मेंशन्ड हो, उसके मुताबिक आपकी सैलरी मेंशन्ड हो कि आपने कितनी सैलरी लेनी है वहाँ से, और फिर आप ये प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयर का लेटर जिसमें कहा जाता है कि ये जॉब इसकी परमानेंट है, ये यहाँ पे इतनी वेजेस ले रहा है, फलानी डेट से इसने काम किया और ये जो इसका काम चल रहा है इसके अंदर कोई हमें डिफ़िकल्टी नज़र नहीं आती। सो 1 साल में 2 साल में इसकी यही इनकम रहनी चाहिए, तो फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरा ख्याल है आपको बड़ा क्लियरली सोचना होगा। अब वो ज़माने नहीं है, ये मैं सबके लिए अब कह रहा हूँ जी, अब वो ज़माने नहीं है कि जी आपने कोई भी एप्लीकेशन करनी तो आराम से फट फॉर्म डाउनलोड किया, ठक 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 कुछ भरा उसके अंदर, गलत है सही है कोई बात नहीं, होम ऑफिस को भी पता कि जी जेन्युइन है, ठीक है, चलो दे दो उनको स्टेटस। अब ऐसा नहीं होता। अब ऐसा होता है कि आपका बच्चा वहाँ पे बिलक बिलक के रो रहा है और आपको उसको आप प्यार कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, संभाल रहे हैं सारा दिन, फिर भी होम ऑफिस वाले कह सकते हैं क्या प्रूफ है आपका बच्चा। सो इस तरह की चीज़ें चलती हैं। सो आपको अब वो ज़माने जैसा मैंने कहा नहीं रहे कि आप खुद किया करें एप्लीकेशंस को। मेरा मकसद ये है बताने का कि आप जब भी एप्लीकेशन करनी हो किसी से मशवरा कीजिए इसके ऊपर, या किसी के हाथ में पकड़ाइए जो प्रोफेशनल इसको काम करो। बिकॉज अभी आपने जिस तरह मुझसे सवाल पूछा, मुझे बिल्कुल कोई कॉन्फिडेंस नहीं कि आप ये एप्लीकेशन खुद करने के आपको खुद करना सूटेबल रहेगा। सो इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करूँगा किसी और को दिखा लीजिएगा या मुझसे मिल लीजिएगा, जिस तरह से भी करना चाहते हैं, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आप इसको कैसे लेके चलना चाहते हैं। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक सर। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मलिक बात कर रहा हूँ। एक तो पहले आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपके प्रोग्राम की वजह से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाता है और अल्लाह आपको जज़ा दे। बहुत मैं शुक्रिया अपने क्वेश्चन की तरफ आता हूँ जी। कि मैं असाइलम डिपेंडेंट हूँ और तकरीबन 3 वीक पहले मैं अपनी मिसेज से सेपरेट हो गया हूँ, और मैंने 1 वीक पहले 10 दिन हो गया है, मैंने मीडिएशन के लिए भी फॉर्म फिल करके अप्लाई कर दिया कि मुझे बच्चों से मिलने के लिए कम से कम, क्योंकि मेरी मिसेज मुझे बच्चों से नहीं मिलने दे रही थी। ठीक है। तो मैंने कर दिया कि मुझे बच्चों से मिलने की परमिशन मिल जाए। अच्छा, उसके बाद अगर मुझे बच्चों की मीडिएशन से ही हमारा वो अरेंजमेंट हो जाता है, आपस में एग्रीमेंट हो जाता है, तो उसके बाद मुझे होम ऑफिस को किस तरह करना पड़ेगा? क्या फर्दर लीव के लिए अप्लाई करना पड़ेगा या सिर्फ होम ऑफिस को मैं कन्वे करूंगा कि भाई मैं अब इसके डिपेंडेंट नहीं हूँ, तो क्या करना पड़ेगा? जरा उसका अगला प्रोसीजर कम से कम आप मुझे बता देंगे? ओके, चलिए मैं बताता हूँ जी। एक चीज़ मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो मैं अक्सर एग्जांपल देता होता हूँ, तो आपको फ़ौरन बात समझ आ जाएगी। आप इस तरह से लटके हुए हैं, आप यहाँ पे हैं जी, आप डिपेंडेंट हैं, ठीक है, मेन एप्लीकेंट है जो आपकी वो मकड़ी है जिसके जाले के साथ आप लटक रहे हैं, ठीक है। अब वो अगर मेन एप्लीकेंट आपके लिए ख़त्म हो जाता है, वो जाला काट दिया जाता है या वो लाइन काट दी जाती है, तो आप किसी चीज़ के साथ लटक नहीं सकते और आप गिर जाते हैं। कहने का मकसद क्या है, आप अगर असाइलम डिपेंडेंट थे और अब आप अलहदा हो गए हैं वाइफ से और आप यू नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन हर एप्लीकेशन, तो आपको फ़ौरन कोई और एप्लीकेशन करनी चाहिए। आप कोई और एप्लीकेशन करेंगे तो आपका इमिग्रेशन स्टेटस बहाल होता है।
बच्चों को और उनसे मिलने को, कॉन्टैक्ट को, डिवोर्स को, ये सारे मैटर्स को अलग रखिए। ठीक है जी, ये सारे फैमिली लॉ के मैटर्स हैं। आपको फैमिली लॉ के मैटर्स को अलग रिजॉल्व करना है और आपको अपने इमिग्रेशन लॉ के मैटर्स को अलग रिजॉल्व करना है। सो इमिग्रेशन मैटर जहां तक आपका आता है उसके अंदर आपको फौरन नई एप्लीकेशन डालनी चाहिए। उसमें आप बताइए कि आप बच्चों के साथ, बच्चों के जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा भी हैं, बच्चों से मिलते भी हैं। ठीक है, वाइफ के साथ आपकी अलहदगी हो गई है, उन्होंने अपना असाइलम जारी रखा है, वो उसी में चल रही है, बट यू नीड टू मेक अनदर एप्लीकेशन इन योर ओन राइट, यानी आपको अपनी तरफ से खुद कोई एप्लीकेशन करनी चाहिए। अब अगर आप समझते हैं कि जी आपको भी वो खतरा है जो आपकी वाइफ को था, तो आप असाइलम उसी बेस पे भी कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि नहीं जी मेरा खतरा नहीं था, वो तो वाइफ का ही खतरा था, मैं ठीक हूं, लेकिन मैं असाइलम की तरफ जाने के बजाय मैं किसी और ह्यूमन राइट्स वगैरह की तरफ जाना चाहता हूं, तो फिर उसमें ये बात होती है, वाइफ ने आपके असाइलम किया हुआ है, उनका असाइलम चलता रहेगा जब तक भी चलता रहेगा, और उतनी देर आपका अगर बच्चों के साथ कॉन्टैक्ट चल रहा है तो उसकी बेस पे या तो होम ऑफिस आपको जवाब ही नहीं देगा, या जवाब देगा तो आपको डिस्क्रिप्शन लीव दे देगा थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर आपको देखना है कि आपकी वाइफ के केस का क्या बनता है। अगर कल को उनको रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है और वो यहाँ पे 5 साल के लिए सेटअप हो जाती हैं और बाप बच्चों के साथ मिल रहे हैं, तो आपको भी स्टेटस मिल जाएगा, वाइफ के डिपेंडेंट के तौर पे नहीं, लेकिन किसी और कैटेगरी में, क्योंकि फिर आपकी लाइफ बच्चों के साथ इतनी इंपॉर्टेंट है कि वाइफ आपकी जा नहीं सकती वापस, बच्चे वाइफ के साथ रहेंगे, और आप जो हैं क्योंकि अलहदा हो गए हैं लेकिन आप बच्चों से मिलना चाहते हैं, तो इसलिए आपको उनसे अलहदा नहीं किया जा सकता। इस बेसिस पे आपको स्टेटस उसमें मिल सकता है। इंपॉर्टेंट चीज, एप्लीकेशन कोई ना कोई आपने जरूर डालनी है। एप्लीकेशन डाले बगैर जो बैठना होता है ना, वो मुझे नहीं समझ आता कि लोग कैसे टाइम गुजार देते हैं। और मैं हमेशा हर शो के ऊपर कहता हूं, हर रोज जब मैं लोगों से मिलता हूं तो मैं उनको यही चीज कहता हूं कि भाई कुछ ना कुछ डाल के रखो, कुछ ना कुछ चला के रखो। बाहर बारिश हो रही है और आप छतरी लिए बगैर फिर रहे हैं बाहर, तो गीले ही होंगे ना। सो आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए उसके बारे में। आपका बच्चों के साथ मीडिएशन चलना, उसके अंदर वो आपका अग्रीमेंट हो जाना, ये सारा कुछ आपके फैमिली लॉ के मैटर्स है। सो आपने उसकी तरफ ज्यादा जोर नहीं डालना। आपने वो तो चलो आपका एक मैटर चल रहा है, लेकिन इमिग्रेशन स्टेटस आपका प्रिकेरियस हो जाता है क्योंकि आपने वो जो डिपेंडेंसी वाले एप्लीकेशन डाली हुई थी, अब आप उससे खारिज हो गए। सो प्लीज मेक श्योर कि ऐसा ना हो कि आप वहां पे आपको कोई एक नास्टी किस्म का सरप्राइज मिले कि आपको पता ही ना हो कि क्या हो रहा है आपके केस में। ठीक है जनाब, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। नाज़रीन, मेरा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। मैं हमेशा यूरोप की बातें करता रहता हूं कि हम यूरोप के अंदर काम कर रहे हैं और यूरोप के अंदर बड़े ऑप्शंस बन रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। अभी मैं इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन के बाद थर्सडे को मेरा ख्याल है मेरी फ़्लाइट है और मैं जा रहा हूं दोबारा, और किस चीज़ के लिए, यही चेक करने के लिए कि और बाकी कंट्रीज़ के अंदर क्या क्या ऑप्शंस निकल सकते हैं। सबसे पहला मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पोर्चुगल के साथ होगा, और इंशाल्लाह मैं फिर वापस जब आऊँगा तो फिर मैं उसके ऊपर भी आके बहुत सारी बातें करूँगा, शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। अभी मैं 2 चीज़ें यहाँ पे प्रोग्राम खत्म होने से पहले क्लियरली कहना चाहता हूँ। 2 तरह के कैंडिडेट्स मेरे पास आते हैं, 2 तरह के क्लाइंट्स आते हैं। एक होते हैं कि जी हम यहाँ पर हैं, अब वो कौन से हैं कि जी मेरे पास स्टेटस है या नहीं है, और मुझे यहाँ से स्विच करना है या मुझे यूरोप भेज दें। अब अगर यूरोप आप जाना चाहते हैं, आप यहाँ पर हैं, अगर आपके पास लीगल स्टेटस है और आपके पास 4-5 महीने का टाइम है मेरे लिए काम करने के लिए, तो मैं आपको यहीं से यूरोप भिजवा सकता हूँ, और लीगल तरीके से सब कुछ, कोई 2 नंबरी किए बगैर वो सब कुछ आपका सही तरीके से हो सकता है। अगर आपके पास स्टेटस नहीं, ये अब दूसरी काइंड आ जाती है, दूसरी कैटेगरी आ जाती है। आप आए, ओवरस्टे हो गए, आप ह्यूमन राइट्स पे एप्लीकेशन डालते रहे, ओवरस्टे हो गए, आप स्टूडेंट आए, ओवरस्टे हो गए, या स्टूडेंट आए और आपको 60 डेज का लेटर मिल गया, आपके पास वो स्टेटस नहीं चल रहा, या किसी और कैटेगरी में आपने अप्लाई किया हुआ था वो नहीं चल रहा। कहने का मकसद ये कि आपके पास लीगल स्टेटस नहीं है यूके में, तो फिर आपको वापस अपनी कंट्री जाना होगा और आप वहां से अप्लाई करके आ सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर अपने साथ वो जिद लगा के बैठे रहेंगे कि नहीं जी मैंने तो स्टेटस यहीं से चेंज कराना। देखिए माशाल्लाह, मुझे पता है YouTube के ऊपर बहुत व्यूअरशिप है हमारी, और मेरे सारे पुराने प्रोग्राम्स वहाँ मौजूद हैं। आप जब उठा के देखें तो मैं कितनी देर से, कितने महीनों से, कितने सालों से ये चीज़ कहता आ रहा हूँ। आप अगर कसम खा के बैठ जाएंगे कि नहीं जी मैंने पॉजिटिव चीज़ नहीं करनी, लेकिन जो भी हो मैंने यहीं से रह के करना है, तो आप सफ़र ही करते रहेंगे। हमारे माशाल्लाह बहुत क्लाइंट्स यूरोप निकल चुके हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खुश हैं, फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है और लीगल स्टेटस के साथ चल रहा है। तो फिर क्या वजह है कि आप अभी भी यहां पर बैठे हुए और एक ही चीज़ के अंदर, एक ही कुएं के अंदर घूम रहे हैं कि नहीं जी बस यहीं से काम हो जाए। यहां से आपका होगा भी तो आपको बड़ी मुश्किल से 2.5 साल की लीव मिलेगी, 10 साल बाद जाके आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी। जबकि आप अगर यूरोप निकल जाते हैं तो 5 साल के अंदर वहां पर सेटल हो चुके होते हैं।
सोचने की बात है, सोचिएगा इसके ऊपर। मैं जब वापस आता हूं तो इंशाल्लाह और ऑप्शंस लेकर आऊंगा, फिर इसके ऊपर और बात करेंगे। अब आज के प्रोग्राम का टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है। अपने नेक ख्वाहिशात में, नेक अल्फाज में हमेशा याद रखिएगा, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते तो नहीं, उसके बाद आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। नाज़रीन, पहली ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले अपनी पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो हेलो सर, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। पहली कॉल जी। हेलो हेलो सर। जी। जी गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर जी, सवाल है कि अभी मेरे 10 ईयर लॉफुली इधर कंप्लीट हो गए हैं, और प्रॉब्लम है कि उन्होंने मेरे को भी 60 डे का लेटर भेजा है, क्योंकि पहले स्टूडेंट एप्लीकेशन की थी, वो कॉलेज रिवोक हो गया था, और वो कार कटा के उन्होंने पासपोर्ट वगैरह बाहर रख लिए, तो सिर्फ 60 डे का नोटिस आया है। क्या मैं अभी ये 1 डे में जाके अप्लाई कर सकता हूँ, जब बात पोस्ट ही करना पड़ेगा जी? जी कर सकते हो बिल्कुल, क्योंकि आपको जो अप्लाई करना है, आपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना है। 60 डे का आपका लेटर आ गया है, वो आपका लीगल स्टेटस अभी तक चल रहा है। उसी कोई वो खतरे वाली बात नहीं कि जी 60 डेज के अंदर आपके पास स्टेटस नहीं है। स्टेटस तो आपका चल रहा है। सो आपको जो टाइम दे दिया गया है, उस टाइम के अंदर अंदर अगर आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना चाहें तो आप जाके कर सकते हैं। सेम डे सर्विस में आप जाते हैं, ऑब्वियसली आपको फीसें ज़्यादा देनी पड़ती हैं, लेकिन अगर अपना सारा केस सही तरह से प्रिपेयर करके लेके जाएंगे तो सेम डे सर्विस में आप कर सकते हैं। और कुछ पूछना आपने? मेरा ख्याल है इनका यही सवाल था जी। आप सेम डे सर्विस में जाके कर सकते हैं इंडेफिनिट लीव के लिए। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो वालेकुम जी बुखारी भाई, मैंने इसमें 1-2 क्वेश्चन आपसे जी। मैं 2011 में आया था यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ। वहाँ मेरी स्टूडेंट थी और मैं उनका डिपेंडेंट था। तो सेपरेशन होगी डोमेस्टिक के, उसको प्रॉब्लम थे जी। तो उसके बाद ये कि मैंने फैमिली कोर्ट में अप्लाई किया था, जी। तो मेरा वीजा जो खत्म हो रहा है 2014 में। ओके। तो जज ने कहा कि आप पहले अप्लाई करें अपने उसके वीजे के लिए, तो मैंने किया, मुझे लीव टू रिमेन इन्होंने दे दिया, और मुझे परमिशन भी मिल गई थी बच्चों से मिलने की। तो अब ये था कि मुझे मालूम ये करना था कि उसमें मुझे जज ने कहा था कि आप 6 वो करें अपनी मुलाकातें सुपरविजन में, उसके बाद आप अपना खुद भी अरेंजमेंट कर लेगा, या उससे पहले हो सके तो आप कहीं पे भी अपना अरेंजमेंट खुद कर लें फ्रेंड लेके। तो वो 4 मैंने वहाँ की थी, क्योंकि वहाँ सेंटर में मेरी बात बन नहीं रही थी उनसे कुछ, तो इस वजह से पूछना था। मैंने 4 वहाँ पे की हैं। तो अब हम, इनकी एक फ्रेंड है जो बच्चों की मेरी वाइफ की फ्रेंड, उनके हम कर रहे हैं मुलाकात बच्चों से जी। तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? प्रॉब्लम किसकी तरफ से जी? कि कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने केस खत्म कर दिया फैमिली से। ठीक है, कोर्ट ने तो आपको दे दिया ना, आपको उन्होंने कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और आपसे कहा कि जी आप ये जाके करें। आपका स्टेटस कब तक है? मेरा स्टेटस, मुझे जो लीव टू रिमेन मिली है दिसंबर से मिली है, 14 से 2017 तक की। ओके, तो आपको 2.5 साल की लीव दी है उन्होंने? जी जी जी। ओके चलो। तो उसमें उन्होंने कहा था 6 जो उन्होंने दी थी सुपरविजन, और उसके बाद कहा था कि आपका कोर्ट से कोई वो नहीं है, आपके साथ कैब कैसे नहीं है, आप अपनी मर्जी से फिर जब चाहें पैचअप कर लें या कुछ भी आप मुलाकात। ठीक है, मैं बताता हूँ जी। देखें, तो आपकी 2 चीजें साथ साथ चल रही हैं, साइमल्टेनियसली चल रही हैं। आपका फैमिली कोर्ट का मैटर भी चल रहा है और आपका इमिग्रेशन मैटर भी चल रहा है। आपने अभी दोनों मैटर्स अपने रिजॉल्व कर लिए हैं ऑलरेडी। आपको स्टेटस जो मिला है वो आपको उन्होंने 2017 तक दे दिया है, सो यू आर फाइन। सो उसमें तो आपको कोई मसला नहीं, इमिग्रेशन स्टेटस तो आपका वहां चल रहा है। जज ने जो आपको कहा होगा कि जी आप 6 पहले सुपरवाइज्ड मीटिंग्स करें बच्चों के साथ, और उसके बाद कुछ और करें, वो सब इसलिए किया जाता है कि वो चाहते हैं कि बच्चों को आराम से ईज किया जाए इनटू दिस होल प्रोसेस, ईज देम इनटू इट। अब उसका मकसद ये है कि बच्चे डिस्टर्ब ना हो। अगर कोई इस तरह का खतरा है, कोई ऐसी बात नज़र आती है कि जी बाप बच्चों के साथ अग्रेसिव है, या बच्चे डर रहे हैं बाप से, या उससे मिलना नहीं चाहते हैं, तो वो उन सुपरवाइज्ड मुलाकातों में पता चल जाता है। जज ने आपकी तरफ से केस अपना बंद कर दिया है। उसने आपको बताया कि जी आप 6 दफ़ा करें, उसके बाद आप जो आपस में अग्री करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सो मेरा ख्याल है कि वो एज ए गाइडेंस आपको बताया गया होगा, एज एन ऑर्डर नहीं बताया गया होगा। सो एज ए गाइडेंस बताया गया है कि आप उसको ऐसे लेके चलें, तो इंशाल्लाह उसमें आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। आपने 4 सुपरवाइज मीटिंग्स की, उसके बाद अब आप कहीं और बच्चों से मिलते हैं जाके, एज लॉन्ग एज कल को माँ कोई ऐसी चीज़ उठा के नहीं कहती कि जी इसने जानबूझ के पहले से जो मुलाकातें थी उनको ख़त्म कर दिया,
प्रॉब्लम बना दी उसके लिए, और अब ये जिस तरह से भी चल रहा है तो अब मैं बच्चों को नहीं मिलने दूंगी बिकॉज बच्चे अनसेफ फील करते हो कोई ऐसी चीज़, तो फिर आपको दोबारा फैमिली कोर्ट में जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाके फिर हो सकता है आपको ये इशू उठे कि जज ने आपको कहा था, जो सजेस्टेड गाइडलाइन दी थी वो 6 की दी थी और आपने वो 4 के बाद शुरू कर दिया है, तो वहाँ पे इशू थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन कोई ऐसा सीरियस इशू मुझे इसमें नज़र नहीं आता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सारी चीज़ों को देखते हुए वो यही होती है, बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है। अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं कि जी बच्चे अभी भी खुश हैं, बच्चे ठीक हैं, बच्चे आपसे मिलने को खुश हैं, जहाँ पे बच्चों को आपसे मिलाया जा रहा है वो फेमिलियर सराउंडिंग्स हैं, फेमिलियर लोगों के साथ हैं, तो बच्चे उसमें ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं, तो आपके केस को उस तरह से आर्ग्यू किया जा सकता है अगर कल को कोई प्रॉब्लम उठती है तो। अदरवाइज अपना बच्चों के साथ कांटेक्ट रखिए, अपना ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ, उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा आपका हिस्सा होना चाहिए, जो वैसे हर बच्चे का हक होता है कि उसके माँ बाप की तरफ से उसको मिले। अगर वो चीज़ चल रही है, सारा कुछ है, तो आपको एक्सटेंशन में भी आगे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह यू शुड बी फाइन। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वास्ताम। जी भाई साहब, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। बताइए। ये कि मेरे बेटे का रेफ्यूजी स्टेटस कहीं खो गया है, एयरपोर्ट पे कहीं उसने दिखाया और वहाँ गुम गया है और दोबारा मिला नहीं है। तो उसके लिए उसने ये किया है कि होम ऑफिस को तो बता दिया हुआ है कि मेरा गुम गया है। अब उसने 1.5 साल बाद जो है वो इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर रहा है। तो अब ये बताएं कि उसका होना जरूरी है, वो दोबारा से अप्लाई करे या ना करे, या उसके बगैर भी वो इंडेफिनिट लीव ले सकता है? उसने होम ऑफिस को तो बता दिया गुम गया है, लेकिन अब बनाना जरूरी है या नहीं है, मुझे ये बता दीजिए प्लीज। जी मैं बताता हूँ। देखें, अगर आपका कोई रेफ्यूजी स्टेटस लॉस्ट हो जाता है या कोई भी स्टेटस आपका लॉस्ट हो जाता है, अगर आपको कहीं रोका जाता है, आपसे पूछा जाता है अपना स्टेटस दिखाइए, तो आपने वो कार्ड ही दिखाना होता है ना, उसी से आपका मामला आगे चलता है। अगर आपने ट्रैवल करना है तब भी आपको अपना पासपोर्ट और वो कार्ड दिखाना है जिस पे आपका रेफ्यूजी स्टेटस लगा हुआ है। सो उनको इस तरह की प्रैक्टिकल चीज़ों के अंदर डिफिकल्टी होगी। जहाँ तक बात है कि जी उनका वो स्टेटस उनके हाथ में है कि नहीं, और वो अगर होगा तभी 5 साल गुजरेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके हाथ में एक चीज़ होना ज़्यादा बेहतर है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है कि वो अप्लाई नहीं कर सकते इसके ऊपर, तो उनको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए ताकि उनके पास वो कार्ड अपना बायोमेट्रिक्स का दोबारा आ जाए और वो अपने कार्ड को महफूज रखें, और उसके बाद जब भी वो जानना चाहें इंडेफिनिट लीव जब उनका टाइम पूरा होता है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं अगर वो कुछ नहीं करते, अगर वो अपना कार्ड के लिए भी अप्लाई नहीं करते और वो ट्रैवल भी नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं होता, 1.5 साल और गुजर जाता है, उस 1.5 साल के बाद उनको क्या दिखाना होता है? जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको अपना कार्ड साथ भेजना होता है। अब आपके पास कार्ड नहीं है, आपने उनको इन्फॉर्म कर दिया, उस वक्त भी यही क्वेश्चन उठेगा ना कि जी आपने नया कार्ड क्यों नहीं बनवाया? सो आप कहते हैं कि जी मुझे ज़रूरत नहीं थी, ये था वो था, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि बेहतर है कि आप कार्ड बनवा लें और उनके पास कार्ड हो, ताकि वो जब नेक्स्ट टाइम अप्लाई करें एक्सटेंशन के लिए, तो वो इंडेफिनिट लीव के लिए, तो वो अपना कार्ड दिखा सकें वहाँ पे, अपना पासपोर्ट दिखा सकें और दिखा सकें कि जी मैंने कोई ट्रैवलिंग ऐसी नहीं की। बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा क्या शक होता है, वो यही होता है कि जी अगर आपके पास अपना रेफ्यूजी स्टेटस नहीं है तो आप ट्रैवलिंग कैसे कर रहे हैं, और अगर आप नहीं ट्रैवलिंग कर रहे तो क्या वजह कि आपने बिल्कुल ट्रैवलिंग नहीं की, कहीं पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ी अपनी ID दिखाने के लिए, कहीं पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ी अपना स्टेटस दिखाने के लिए। इसलिए ज़रा एक थोड़ी सी ऑड किस्म की बात लगती है कि अगर आपके पास रेफ्यूजी स्टेटस है और आपका गुमा हुआ है और आपके पास अपना कार्ड नहीं है, आई वुड सजेस्ट कि आपके पास कार्ड होना चाहिए। वरना तो यूं सोच लीजिए ना कि किसी के पास भी अपना कार्ड ना हो तो क्या बुरा है, चलते रहें वैसे, लेकिन बेहतर है आपके पास अपना कार्ड हो। आपको वो जब इंडेफिनिट लीव में आपने अप्लाई करना होगा तो तब भी आपको उसमें आसानी होगी और किसी किस्म की डिफिकल्टीज नहीं होगी। बिकॉज अगर एप्लीकेशन का हिस्सा है कि वो आपको कार्ड भेजना है तो आपको एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं एज इनवैलिड। मैं समझता हूँ कोई बहुत सीरियस किस्म का इशू नहीं है, उस वक्त भी जाके आर्ग्यू किया जा सकता है इस चीज़ के ऊपर कि कार्ड ना होने से आपके केस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी स्टेटस तो आपका चलता है। और अगर आप प्रूव कर सकते हैं कि कंटिन्यूसली आपने वो पूरे 5 साल यहीं पे गुजारे तो आपको इंडेफिनिटली भी मिल जानी चाहिए। लेकिन सजेस्ट मैं यही करूंगा कि आप कार्ड के लिए अप्लाई कर लीजिए ताकि हर चीज़ जितनी बेहतर से बेहतर आपके सामने होगी, आपको कोई फिर मुश्किल नहीं होगी। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो 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 जी। जी ये बुखारी साहब जनाब बताइए। जी सर, मेरा सवाल ये है कि हमारी अपील अलाउ हुई थी मार्च फर्स्ट वीक में। हमारा केस था 7 ईयर के ऊपर, जो कि फर्स्ट ट्रिब्यूनल में जाकर हियरिंग हुई थी फरवरी में और मार्च में अलाउ होगी थी अपील। ठीक। तो सर तकरीबन 5 महीने हो गए हैं मगर होम ऑफिस की तरफ से कुछ नहीं जवाब दिया। एक दो बार उन्होंने कॉन्टेक्ट किया फोन के ऊपर, तो तकरीबन 1.5 महीने पहले उन्होंने लेटर भेजा था कि आपका पोस्ट डिसीजन यूनिट में पेंडिंग है तो आप वेट कीजिए। उसके बाद भी 6 वीक हो गए हैं मगर अब तक कोई जवाब नहीं आया उनका। तो क्या बता सकते हैं कितना टाइम लगेगा? आजकल टाइम ज्यादा ले रहे हैं या कोई और वजह है इसकी? ओके जी,
सर एक तो सवाल का जवाब सिंपल ये है कि टाइम वाकई ज़्यादा भी ले रहे हैं। हमारे भी काफ़ी केसेस हैं जिनके अंदर हमने अपीलें जीती हुई हैं, लेकिन उनको स्टेटस देने में उन्होंने काफ़ी देर लगा दी है। ये तो एक तो टाइम लग ही रहा है, लेकिन आपका इतना टाइम हो गया है कि मेरा ख्याल है आप उसको ज़रूर चैलेंज करें अब आगे जाके कि जी मार्च में मेरी अपील अलाउ हुई थी, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अब अगस्त आ रहा है, तो 4 महीने तो आपके गुजर चुके हैं। 4 महीने के बाद अगर आपको 6 महीने तक बिल्कुल जवाब नहीं कोई आता, कुछ भी नहीं ऐसा होता, तो अपने जाके एमपी के पास जाएं, कंप्लेंट्स करें, अखबारों में जाएं, टीवी पे शोर मचाएं, रेडियो पे शोर मचाएं, हर जगह पर शोर मचाना आपने कि जी किस किस्म के इंसाफ है ये कि 6 महीने गुजर गए, मुझे अभी तक स्टेटस मेरा जो मैंने केस जीता हुआ है उसके ऊपर नहीं दिया जा रहा। मैं जाना चाहता हूँ, ट्रैवल करना चाहता हूँ, छुट्टियों पर जाना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, हर चीज़ आपकी उसके ऊपर डिपेंड करती है। आपको उसके ऊपर अगर तो आप वेट नहीं करना चाहते तो आप अभी वो शोर मचाना शुरू कर सकते हैं, बिकॉज 4 महीने की डिले होना या 6 महीने की डिले होना मेरी नज़र में कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। अगर आप अभी भी शोर मचाना चाहते हैं ज़रूर शोर मचाइए उसके ऊपर, ताकि कुछ ना कुछ हो तो सही इसके अंदर। और हो सकता है जब आप ज़्यादा वो खपरवाला डालेंगे तो आपको काफ़ी जल्दी स्टेटस उसका लग कर आ जाएगा। बात सारी ये है, मुझे अभी तक ये चीज़ समझ नहीं आती कि अगर अपील आपने जीत ली, होम ऑफिस के पास आगे 14 दिन का टाइम था उसको चैलेंज करने का, अगर उन्होंने उसको चैलेंज नहीं किया तो वो केस अब आपका पक्का हो चुका होना चाहिए, उसके ऊपर आपका स्टेटस पक्का हो चुका होना चाहिए। वो स्टेटस अगर आपको वो नहीं देते, आप उतनी देर जो भी आप इंतज़ार कर रहे हैं, आपने वही जिस समय मैंने भी कहा कि आप काम करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, बच्चों को ले जाना चाहते हैं, छुट्टियों पर जाना चाहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वो सारी चीज़ें आपकी रुकी हुई हैं क्योंकि होम ऑफिस की तरफ से अभी तक वो आ नहीं रहा। अब होम ऑफिस ने या तो अपील की होती तो हम समझ सकते हैं कि जी इंतजार कर रहे हैं, भाई इंतजार किस चीज़ का है, आपको स्टेटस देना है, किस चीज़ का इंतजार है, स्टेटस दो क्योंकि आपने अपील जीती है। मेरा तो ख्याल है कि आपका शोर मचाना इसके ऊपर बहुत बनता है, ज़रूर इसके ऊपर कीजिए, अपने एमपी को इन्वॉल्व करें। नॉर्मली इस तरह की चीज़ें एमपीज़ आपको ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि आप एमपी से कोई सिफारिश कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल यू सेइंग इज मुझे स्टेटस मिलना चाहिए बिकॉज मैं अपील जीत चुका हूँ, मुझे अभी तक क्यों नहीं मिल रहा। बेस्ट ऑफ लक सर, आपको मिलना चाहिए बहुत जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं अली बात कर रहा हूँ स्लाव से जी। मुझे आपसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी थी कि मैं यहाँ पे फैमिली के साथ आया था मेरी 2011 में। तो मेरी वाइफ स्टूडेंट थी, मैं उनका डिपेंडेंट था और हमारे 2 बच्चे हैं यहाँ पे, एक मेरी बेटी है और एक मेरा बेटा है ना। तो हमारी एप्लीकेशन चलती रही, लेकिन अभी जो है ना कॉलेज हमारा रिवोक हो गया था। तो हम लोगों ने FLR FP की एप्लीकेशन जो हमने लास्ट टाइम सबमिट की वो अभी 29 जून को रिफ्यूज होगी वो एप्लीकेशन ना। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम मुझे ये है कि मैं अकेला हूँ, मेरे फादर और मदर नहीं है, मेरा भाई बहन कोई नहीं है पाकिस्तान में, और मेरा पाकिस्तान में एक जेन्युइन डिस्प्यूट चल रहा है मेरी फैमिली में ना, मेरे इन लॉज के साथ जी। अब मुझे वहाँ पे थ्रेट है, मुझे पता है मैं हार्ट का पेशेंट भी हूँ, जो मैंने यहाँ पे मैं GP के पास रजिस्टर्ड हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया हुआ कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। मेरा हार्ट जो है ना वो क्लैप्स हो गया हुआ था मैं, और 50% हार्ट मेरा डैमेज है। अच्छा। तो अब प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मैं असाइलम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि सबसे मेरा जो असाइलम की वीक ग्राउंड्स हैं वो ये हैं कि 4.5 years के बाद मुझे क्यों असाइलम मैं करूंगा, जबकि मैं अगर यहाँ से वापस जाता हूँ तो जनरली मेरे लिए थ्रेट है। ठीक है। और जैसे आप यूरोप का रूट बताते हैं उसके लिए भी मुझे पाकिस्तान जाना पड़ेगा, तो मैं पाकिस्तान तो नहीं जा सकता, मुझे पता है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो मर जाऊंगा, हकीकत नहीं है। राइट। तो मेरे लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि मुझे क्या करना चाहिए अब यहाँ पे? ओके सर, आपको कोई बहुत लंबी चौड़ी इस पे वो साइंस लड़ाने की जरूरत नहीं है। सिंपल चीज़ एक याद रखें, अगर आपको खतरा है यू शुड क्लेम असाइलम। अगर आपको खतरा है और आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आप वापस जाएंगे तो आपको अथॉरिटीज़ हेल्प नहीं कर सकती या अनेबल होंगी या अनविलिंग होंगी आपको हेल्प करने में, तो आप असाइलम कर सकते हैं। अगर आपको खतरा है और आप ये प्रूव कर सकते हैं कि अथॉरिटीज़ आपको हेल्प नहीं कर सकती हैं, और आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि अपनी कंट्री के किसी और हिस्से में जाके आप नहीं रह सकते, वहाँ पे भी एक खतरा आपका रहेगा, तो आपका असाइलम करने के बाद वो सक्सेसफुल भी हो सकता है। आपके लिए क्वेश्चन ये जो आप एक चीज़ सोच रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव है कि जी 4.5 साल के बाद आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब क्या बनता है जो नॉर्मली मेरे सामने जो आता है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि इसमें क्या चीज़ होती है। आमतौर पे वो यही होता है कि एक बंदा आया यहाँ पे, वो आके अपना टाइम गुजारना शुरू हो गया, वो रहने लग गया। अब उनका ये है कि जी मैं अपने वाइफ मेरी कॉलेज जा रही है, मैं डिपेंडेंट हूँ, मैं बच्चों को भी देख रहा हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ, मेरी लाइफ गुजर रही है, मुझे खतरा है लेकिन मुझे वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं यहीं पर टाइम गुजार रहा हूँ। अब अगर आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है या वापस जाने का सोचते हैं और फिर अपने सिचुएशन को आप एवेल्युएट करते हैं कि जी मुझे तो अभी भी खतरा है, तो आप असाइलम कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि आप असाइलम कर नहीं सकते,
या आप इस वजह से ना करें कि जी 4.5 साल की डिले है। आप डेफिनेटली अगर आपका ये सारे पॉइंट्स आप कवर करते हैं तो आपको असाइलम करना चाहिए, और उसमें आप जाके उनको खुद बताइए, इससे पहले कि वो आपसे पूछें कि जी आपने डिले की और झूठ है, आप उनको खुद बताएं कि मैंने इसलिए पहले अप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं यहाँ पे सुकून से रह रहा था और मेरा वापस जाने का प्रोग्राम नहीं था। अब जब हमने वापस जाने का प्रोग्राम बनाया है या जब वो टाइम आ रहा है हमारा वापस जाने का, तो मुझे ये प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं जिनकी वजह से मैं वापस नहीं जा सकता। फिर वहाँ पे अपने सारे पॉइंट्स को प्रूव कीजिए। ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप असाइलम ना जीत सकें, सिर्फ ये है आपको एविडेंस क्या देना है, आपकी क्रेडिबिलिटी कैसी चलती है, उसकी बेस पे सब कुछ डिपेंड करता है। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। नाज़रीन, दूसरी ब्रेक का टाइम हो रहा है, वापस आते हैं थोड़ी सी देर में, फिर अपना सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। जरा सी देर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज 27 जुलाई 2015 के प्रोग्राम के साथ। सबसे पहले कुछ अपना अपडेट्स, कुछ जो हमारी दुनिया में चीज़ें चल रही हैं और जो आपकी दुनिया में चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं जो हर दफ़ा डिस्कस करता आता हूँ कि हम लोग अपने सिस्टम्स को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं और उसी के अंदर एक तगदौर लगी रहती है, उसी का एक हिस्सा है। मैं काफ़ी रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ अपने ऑफिस के अंदर भी, और जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था, हमने सारा कुछ अपना ऑनलाइन कर दिया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको उसकी सारी जो डिफरेंट तफसीलात हैं वो भी मिल जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल अब ये है कि टिल फर्दर नोटिस हम अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स अब सिर्फ फिंचली ऑफिस के अंदर कर रहे हैं। सो अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं और या चाहते हैं कि मैं आपसे किसी पर बात करूं, कुछ भी करूं, तो आप हमारे फिंचली ऑफिस में रब्ता कर सकते हैं। अब बात आती है कुछ आज के इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में कि कोई नई चीज़ आ रही है, मुझसे जो सवालात पूछे जाते हैं, रोज़ाना काफ़ी सिमिलर किस्म की चीज़ें आती हैं, बच्चों के केसेस से रिलेटेड बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। आज मैं एक ख़ास तौर पे एक केस देख रहा था जिसके अंदर इम्पोर्टेंट फैक्टर था जो मैंने सोचा था कि आज मैं डिस्कस करूँगा। वो केस ये था कि अपील में मैटर गया और उस मैटर को अगर आप देखें कि उसकी ओरिजिनल एप्लीकेशन कब की गई थी, तो उसकी ओरिजिनल एप्लीकेशन 9 जुलाई 2012 से पहले की गई थी। उससे फ़र्क क्या पड़ता है? एजहल केस आया था 2014 में और उसके अंदर ये चीज़ कही गई थी बड़ी क्लियरली कि जो केसेस 9 जुलाई 2012 से पहले डाले जाते हैं उनके ऊपर वही कानून अप्लाई होता है और उनके ऊपर आप नया कानून अप्लाई नहीं करेंगे। सो जो 9 जुलाई 2012 से पहले के केसेस जो FLR एप्लीकेशंस डाली गई या कोई भी एप्लीकेशन डाली गई थी, उनके ऊपर फैसला उसी कानून के अंदर होना चाहिए। जो केस जिसका मैं आज जिक्र कर रहा हूँ उसके अंदर जज ने जो फैसला किया उसने ये किया कि एक तो उसने ये बात एक्सेप्ट की कि जी एजहल केस के मुताबिक जो कानून इसके ऊपर एप्लीकेबल है वो 9 जुलाई 2012 से पहले वाला कानून है। तो ये तो बात चलें, ठीक है। अब जब वो फैसला करने पे आया तो उसने ज़ाहिर है राजगार मैटर है जो केस लॉ है उसको डिस्कस किया। उसके अंदर जो प्रोपोर्शनैलिटी वाला पॉइंट आता है कि जी आर्टिकल 8 आपका अगर आपने दिखा दिया कि एग्जिस्ट करता है और आपका एक प्राइवेट लाइफ और आपकी एक फैमिली लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो फिर बात आती है कि जी क्या यूके के लिए अपने इमिग्रेशन पॉलिसी को लेके चलना ज़्यादा अहमियत रखता है या आपकी प्राइवेट और फैमिली लाइफ ज़्यादा अहमियत रखती है। इन दोनों चीज़ों को एक वो बैलेंसिंग एक्सरसाइज का जो नाम दिया जाता है वो उसको देखना था जज ने। अब जज साहब ने क्या किया, उन्होंने सारा कुछ देखा कि जी ये बंदा कब से आया हुआ यहाँ पे, कितनी देर हो गई है, उसकी मेडिकल रीजंस क्या हैं, उनकी एज क्या है, उनको यहाँ पे जो टाइम गुजरा है वो टाइम किस तरह से गुजरा हुआ है, कोई क्रिमिनल मैटर्स तो नहीं है बीच में। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद आखिर में जज ने एक नई चीज़ की। और वो चीज़ उसने ये की कि उसने कहा कि जी इमिग्रेशन एक्ट 2014 अब आ चुका है जिसमें पैराग्राफ 117 आता है। पैराग्राफ 117 ये कहता है या सेक्शन 117 ये कहता है कि आपने अगर यहाँ पे जो टाइम आपने गुजारा अगर वो आपका इलीगल टाइम गुजरा था और उस इलीगल टाइम के अंदर आपने अपनी प्राइवेट लाइफ और अपनी फैमिली लाइफ एस्टैब्लिश किए तो उसको कम इंपॉर्टेंस मिलेगी। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर कुछ और है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि अगर इस तरह का केस आता है जहाँ पे आर्टिकल 8 को देखना ज़रूरी है तो मैं ये समझता हूँ कि आप पहले कानून को अप्लाई करते हैं जैसा कि आज कानून मौजूद है। पैराग्राफ 117 अप्लाई करें, आप उसके ऊपर देखेंगे कि जी क्या फैक्टर्स हैं जो कि उसकी फेवर में जाते हैं, कौन से फैक्टर्स उसके खिलाफ जाते हैं। उसके बाद आपको अगर आर्टिकल 8 को देखना है तो फिर आप जाके उसके अंदर वो बैलेंसिंग एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे जज साहब ने क्या किया, उन्होंने उल्टा काम किया। उन्होंने पहले आर्टिकल 8 को कंसिडर किया कि जी आर्टिकल 8 में उसका राइट भी बनता है, आर्टिकल 8 में उसके हर चीज़ बनती है, उसकी फैमिली लाइफ भी है, पर्सनल लाइफ भी है, कितना टाइम गुजर गया, उसके मेडिकल रीजन जो सारा कुछ डिस्कस करने के बाद
आखिर में कहते हैं जज, लेकिन पैराग्राफ 117 भी अब जो सेक्शन 117 है वो भी अब इन इफेक्ट आ चुका है और उसके मुताबिक मुझे इस केस को रिफ्यूज करना पड़ेगा क्योंकि मैं प्राइवेट लाइफ को और जो फैमिली लाइफ है उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता। मेरा पॉइंट इसके ऊपर जो था वो ये है कि अगर आप हर केस को देखें, जिस केस के अंदर आपने पहले आर्टिकल 8 को देख लिया और आखिर में जाके आपने पैराग्राफ ये सेक्शन 117 को अप्लाई किया, तो फिर तो आप कोई भी केस नहीं जीत सकते, फिर किसी भी केस के अंदर कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज सेक्शन 117 जो है वो कोई एक्सेप्शनैलिटी की बात नहीं करता, वो कुछ और नहीं करता। वो ये कहता है कि अगर आपकी प्राइवेट लाइफ और फैमिली लाइफ एस्टैब्लिश हो चुकी है लेकिन इन द नॉलेज कि आपके पास स्टेटस नहीं है या आप इलीगल हैं या आप ओवरस्टेयर हैं, तो फिर उसको बहुत कम इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। सो अगर आप उसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल आखिर में आके खत्म कर देते हैं तो आर्टिकल 8 को अप्लाई करने की या उसको कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं रह जाती। सो ये पॉइंट है जिसके ऊपर मैं लीव टू अपील की दरखास्त डाल रहा हूं आज, बल्कि आज डाल दी है, और उसका जो मकसद था आपसे अभी डिस्कस करने का मुझे कि बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह की सिचुएशन में होंगे जहां पे उनके लिए कानून कौन सा अप्लीकेबल है। उनकी ओरिजिनल एप्लीकेशन जो डाली गई थी वो 9 जुलाई 2012 से पहले डाली गई थी। सो अगर वो पहले थी तो उनके ऊपर पुराना लॉ आर्टिकल 8 वाला अप्लाई होता है, और अगर वो होता है तो फिर इस जज का ये फैसला जो कि वो 117 अप्लाई करके रिफ्यूज कर रहा है शुड बी रॉन्ग, गलत होना चाहिए। सो ये पॉइंट मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि अगर आपके ऊपर ये चीज़ अप्लाई होती है तो उसके मुताबिक अपने केस को तैयार कीजिए, और अगर आप जज के सामने जा रहे हैं, इमिग्रेशन कोर्ट में आपकी अपील लगी हुई है, तो वहां जाके इस पॉइंट को ऐसे डिस्कस कीजिए कि कल को आप इसको आर्ग्यू तो कर सकें कि जी अगर सेक्शन 117 को पहले अप्लाई कर दिया जाए तो फिर तो आपका चांस बन सकता है आर्टिकल 8 के अंदर। लेकिन अगर पहले आपने आर्टिकल 8 को अप्लाई करके और उसके बाद सेक्शन 117 पे आपने उसको रिफ्यूज कर दिया तो फिर कोई भी केस उसके अंदर 117 के अंदर नहीं चल सकता। ये एक ऐसा मैटर है जो बच्चों वाले केसेस के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है, बिकॉज अगर कल को जजेस ये लाइन लेना शुरू कर दें कि जी बच्चे भी यहाँ पे रह रहे हैं, उनको 7 साल से ज़्यादा भी हो गया है, उनका अनरीजनेबलनेस भी एक्सप्लेन आपने कर दी है, लेकिन एप्लीकेशन आपकी 9 जुलाई 2012 से पहले की गई थी, तो फिर अपेंडिक्स FM और पैराग्राफ 276 AD तो अप्लाई ही नहीं होगा, और अगर वो नहीं होगा अप्लाई उसके ऊपर तो फिर आप जीत ही नहीं सकते केस को। तो इसलिए ये पॉइंट एक टेक्निकल पॉइंट है, इसके ऊपर अभी आर्ग्यूमेंट्स हमने जीती तो नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था कि ऐसी आर्ग्यूमेंट है जिसके ऊपर मैं समझता हूं कि काफ़ी केसेस का जो दारोमदार है वो इसके ऊपर है और इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। बाय एनीवे, हमारे तो कवानीन की बातें और आर्ग्यूमेंट चलती रहती। मुझे बताया जा रहा है कि आज काफ़ी सारे कॉलर्स ऑनलाइन पर हैं हमेशा की तरह। सो पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी मैंने ना अपने केस के बारे में आपसे डिस्कस करना था। बताइए। हमने अपना केस जमा कराया था आफ्टर 9th of July 2012 सितंबर में 7 year बिहाफ माय चाइल्ड जी। और वो 2 साल चलने के बाद इन्होंने रिफ्यूज किया, फिर कंसेंट ऑर्डर हुआ, फिर रिफ्यूज के बाद अपील राइट दिया, और अपील राइट जो है वो हमने अपना दिस मंथ हो गया हमारी हेयरिंग। तो एक तो फैसला आने में कितना टाइम लगेगा, और दूसरा जैसे अभी आप ये सारा कुछ बता रहे हैं तो कितने चांस हैं हमारे इस अपील को विन करने में, यानी केस को। मेरे बेटे को इस वक्त 10 साल इधर हो चुके हैं और मेरे हस्बैंड को 13 साल हो गए, और मेरा जो दूसरा बेटा और तीसरा इधर पैदा हुआ, एक 6.5 का है और एक 5 का है। तो कितने चांसेस हैं मेरे अपने सारे को करने को, केस रिजल्ट का, यानी कब तक वो आ जाता है फैसला? ओके, चलें वो मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे पहले ये बताइए कि आपके बच्चा जब यहाँ पर आया था, आपके साथ आया था, उसकी उस वक्त क्या एज थी? जी जी, वो मेरे साथ आया था, वो 4 साल का था जुलाई में, और अभी वो 15 साल का हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। ओके, चलें मैं अब आपको बताता हूँ जी। जहाँ तक पहला सवाल है आपका कि जी डिसीजन में टाइम कितना लगेगा, जजेस की तरफ से जब फैसला किया जाता है नॉर्मली वो कहते हैं कि जी 2 to 4 वीक्स में आपको जवाब मिल जाएगा। कभी इससे जल्दी भी आ जाता है, कभी इससे थोड़ी सी डिले भी हो जाती है, लेकिन जनरली ये टाइम पीरियड हम एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपके केस को एक्सेसिवली ज़्यादा टाइम गुजर जाता है, 8 हफ्ते 10 हफ्ते गुजर जाते हैं, कुछ ऐसा लॉजिकल किस्म का टाइम गुजर जाता है, तो फिर आप कोर्ट से रब्ता ज़रूर कीजिएगा ये पता करने के लिए कि क्यों इतनी डिले हो रही है, क्या कोई इशू है। हमारे केस में ऐसे हुआ था, काफ़ी देर हम इंतज़ार करते रहे, उनसे पता भी करते रहे, और फाइनली जाके ये पता चला कि जी जज साहब बीमार हो गए हैं और वो केस अब आगे नहीं चल सकता, और अब आपको नई हेयरिंग दोबारा से दी जाएगी
जाएगी, आप दोबारा से आइए और नए सिरे से केस को सुना जाएगा। तो ये भी एक केस में हो चुका है। सो मेरा आपको ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर ज़्यादा डिले होती है तो उसको चेस अप जरूर कीजिएगा, उसके ऊपर बैठे ना रहिएगा। अब बात आती है कि आपके चांसेस क्या हैं। आपने जो सिचुएशन बताई, बच्चा आपका 4 साल का था जब वो यहाँ पर आया, अब वो यहाँ पे 10 साल से ज़्यादा गुजार चुका है। आपका केस परफेक्टली उस सिचुएशन में आता है जहाँ पे ये अनरीजनेबल वाला पॉइंट आपकी फेवर में जाना चाहिए। क्यों? बिकॉज एक बच्चा जो 4 साल का आया, उसने अपने होश का टाइम अब शुरू किया। यहाँ पे वो स्कूल यहाँ पे जाना शुरू हुआ, उसने अपनी जो लैंग्वेज एबिलिटी थी उसकी वो यहाँ पे डेवलप की, उसने जो अपने सारे सोशल सर्कल है जो बाहर लोगों से मिलना शुरू किया और बच्चों के साथ फ्रेंडशिप्स बनानी शुरू की, टीचर्स के साथ मिलना शुरू किया, वो सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। अब यह जाहिर है यहाँ पे टीचर्स उसके साथ वो उसकी अपनी ज़बान में बात नहीं करते होंगे, उसके बाकी जो सोशल सर्कल होगा वो सारा कुछ उस तरह से नहीं होगा। उसकी जो डेवलपमेंट हुई है, अब वो आपने बताया कि 15 साल का होने वाला है। सो इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपने टीनेज ईयर्स भी यहाँ पे शुरू किए, उसने अपनी प्राइमरी एजुकेशन भी यहाँ पे की। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि सब कुछ उसकी फेवर में जाते हैं। और एक कानून ऐसा जो इस वक्त 7 साल वाला मौजूद है वो यही कहता है कि अगर बच्चे ने 7 साल से ज़्यादा गुजार लिए, अगर उसकी उम्र अभी भी 18 साल से कम है और आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि इट इज़ अनरीजनेबल कि उसको यहाँ से निकाला जाए, तो आपको केस जीतना चाहिए। मेरे मुताबिक आपकी अपील को जीता जाना चाहिए। बिल्कुल, इसके अंदर अब सब डिपेंड करता है, जिस तरह मैं हमेशा कहता आता हूँ, आपके एविडेंस के ऊपर। आपने एविडेंस क्या लगाया? क्या आपने बच्चे की लाइफ के बारे में तमाम चीज़ें अपील में डिस्कस की? क्या उसको आर्ग्यू किया गया कि इस बच्चे को अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो इसके ऊपर क्या क्या असर होंगे अगर ये वापस दूसरी कंट्री में जाता है? वहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ उसके टीचर्स से आप लेटर्स लीजिए, उसके स्कूल से लेटर्स लीजिए, उसके सोशल वर्कर को इन्वॉल्व कर लीजिए। जो जो एविडेंस आप लगा सकते हैं नेबर्स की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से, वो सारा एविडेंस लगा होना चाहिए और उसी बेस पे करें। सो उम्मीद है कि आपने अपने केस की तैयारी अच्छी तरह से ही की होगी और आपने सारा कुछ लगाया होगा। सो जहाँ तक आपके चांसेस की बात है जी, चांसेस आपके इसमें बहुत अच्छे बनने तो चाहिए। सब डिपेंड करता है आपका एविडेंस कैसा था और आपकी हियरिंग कैसी गई है। जब इसका जवाब आता है आपको इसमें स्टेटस मिलना चाहिए, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं। लेकिन अगर नहीं मिलता, कोई वजह ऐसी है कि जज ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो लीव टू अपील करते वक्त आप ज़रूर उस चीज़ को देखिएगा कि उसके अंदर क्या कोई जज ने एरर ऑफ लॉ किया है कि नहीं। क्योंकि उसने जब कानून को अप्लाई करना है तो उसने बाकी सारी चीज़ों को देखना है। अब जिस तरह मैं अभी एक केस का जिक्र कर रहा था कि जहाँ पे सेक्शन 117 को उन्होंने ज़्यादा अहमियत दी और बाकी आर्टिकल 8 को बिल्कुल उड़ा दिया उसके सामने लाके, मेरा ख्याल है जब टेक्निकल कोई पॉइंट उठता है तो आपको उसको ज़रूर देखना चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक विद दैट जी। आपको जवाब मुस्बत ही आना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसको आपने चैलेंज ज़रूर करना है, उसको आपने फाइट ज़रूर करना है। बिकॉज आपके बच्चे को इतना टाइम हो गया, अगर अभी आपको नहीं मिलता स्टेटस तो आगे पता नहीं कहाँ जाके मिलेगा। बिकॉज ये वो मौका है, ये वो स्टेज है जब आपको अब आपके फेवर में फैसला मिलना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम ठीक है अली भाई, मैं रुबीना बात कर रही हूँ। मेरे 2 सवाल हैं। मेरे पास रेफ्यूजी लीव टू रिमेन है, तो मैंने ये पूछना था कि मुझे लाइफ इन द यूके करना पड़ेगा। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड से मेरी सेपरेशन थी, तो जब मैंने असाइलम किया था तो हमारी सेपरेशन थी। अब जो है उनको कोर्ट ने बच्चों से मिलने की परमिशन दे दी है, बट जो है वो किसी की निगरानी में जैसे। तो मैंने ये पूछना था कि अगर हम राजी होना चाहें तो हम पैचअप कर सकते हैं। ओके आपका रेफ्यूजी स्टेटस कब तक चल रहा है? मेरा 2017 तक है। ओके फाइन, ठीक है। देखें सिंपल चीज है दूसरा जी, सिर्फ ये मुझे पहले बता दीजिए कि आपको जो रेफ्यूजी स्टेटस मिला था किस बेस पे मिला था? असाइलम का आपका ग्राउंड क्या था? मेरी इनसे सेपरेशन ही हुई थी उस टाइम। नहीं, सेपरेशन तो हो गई थी। क्या डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज थे, उनसे खतरा दिखाया था आपने? जी डोमेस्टिक वायलेंस। ओके अच्छा, और कुछ पूछना है आपने? बस बुखारी भाई यही पूछना था। दूसरा मैं ये बोल रही थी कि मैं ना अब जैसे प्रेग्नेंट हूँ, तो अब कोई मसला तो नहीं बनेगा मेरे पे? अच्छा चलें ठीक है जी, बताता हूँ। सबसे पहला सवाल आपका कि जी आप रेफ्यूजी स्टेटस पे हैं, आपने जब ILR के लिए अप्लाई करना होगा तो क्या आपको लाइफ इन द यूके करना होगा? अभी तक तो ऐसा कानून नहीं है। रेफ्यूजीज अगर अप्लाई करते हैं तो उनको लाइफ इन द यूके टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। जो दूसरा सवाल है वो आपका बहुत ट्रिकी सवाल है, बिकॉज आपको रेफ्यूजी स्टेटस दिया गया इस बेस पे कि आपको अपने हस्बैंड से खतरा है। अब अगर आपकी अपने हस्बैंड के साथ सुलह सफाई हो जाती है तो फिर ऑब्वियसली वो खतरा तो खत्म हो गया।
सो आप आगे से जब एप्लीकेशन डालते हैं तो आप उसमें क्या कहेंगे कि जी आपको क्यों इंडेफिनिट लीव चाहिए यहाँ पे रेफ्यूजी होने के लिहाज से, जब क्या आपका खतरा ही खत्म हो चुका है। सो अगर तो ये खतरे वाली बात के ऊपर आप चलते हैं तो फिर तो आपको काफी इशू बन सकता है। अगर किसी ने ना चेक करना हो, किसी ने ना उसको देखा हो एप्लीकेशन को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी तरफ से आपका ये फर्ज बनता है जब आप एप्लीकेशन करें तो आपको अपने तमाम सर्कमस्टांसेस से होम ऑफिस को आगाह करना होता है। सो जब आप अप्लाई करते हैं, जब आपके चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस ऐसा कुछ आता है, फॉर एग्जांपल आप उनको खुद नहीं बताते, आपकी कोई शिकायत लगा देता है, कोई इन्फॉर्मेशन होम ऑफिस को दे देता है और कहता है कि जी ये देखें इन्होंने रेफ्यूजी स्टेटस लिया हुआ है, उसी रेफ्यूजी स्टेटस के ऊपर चल रही हैं, लेकिन जिससे खतरा था इनको ये अब उसके साथ रह रही हैं या उनकी सुलह हो चुकी है, तो आपका रेफ्यूजी स्टेटस उसके ऊपर रिवोक किया जा सकता है। और अगर उसको रिवोक किया जाता है तो उसके ऊपर आपको अपील का राइट भी मिलेगा। अगर आपको अपील का राइट मिलेगा और आप नहीं समझती कि आपका रेफ्यूजी स्टेटस खत्म होना चाहिए था, तो फिर आप उस पर अपील पर जाके फिर भी फाइट कर सकती हैं। लेकिन आपके लिए इशू जो आएगा वो यही आएगा कि आपकी अगर रिकंसिलिएशन हो गई है तो फिर आपका खतरा खत्म हो गया। जी बताइए क्या बुखारी भाई, इन्होंने कोर्ट में अप्लाई किया था बच्चों के लिए, तो कोर्ट ने हमें, जज ने हमें कहा था कि आप कोशिश करें कि बच्चों के लिए दोनों पैचअप करने की कोशिश करें। हाँ, तो जज ने मुझे कहा था सारा खत्म हो गया था। नहीं, वो मैं समझ गया जी सारा कुछ। सिर्फ आपके समझने वाली बात ये है कि आप जिस कोर्ट की बात कर रही हैं वो आपका फैमिली कोर्ट था। फैमिली कोर्ट के अंदर आपके हस्बैंड ने जाके वहां पे एप्लीकेशन डाली होगी कॉन्टैक्ट के लिए कि जी मैं बच्चों से मिलना चाहता हूं, मेरी वाइफ से अलहदगी हुई हुई है लेकिन मैं बच्चों से मिलना चाहता हूं, तब कोर्ट ने वो ऑर्डर दिया। ठीक है, अगर आप कोर्ट की बात सुन के सुलह सफाई करने को तैयार हो जाती हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। गलत बात सिर्फ कहां पर आती है, जब आप अपने इमिग्रेशन स्टेटस को देखती हैं, वहां पे आपके लिए मसला हो सकता है। मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि नहीं जी आप कोई सुलह सफाई ना करें, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जो आपकी सिचुएशन चल रही है इसके अंदर ये आपके लिए एक प्रॉब्लमैटिक चीज बन सकती है। अगर आपने उनको ना बताया तो आप इंफॉर्मेशन विदहोल्ड कर रही हैं, और अगर आपने उनको सब कुछ बताया तो फिर आपके लिए ये बात इशू उठ सकता है कि आपका जो खतरा था वो अब खत्म हो गया है और इस वजह से आपको रेफ्यूजी स्टेटस अब आगे कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। इसलिए बड़ा सोच समझ के अपना स्टेप उठाइएगा जो भी आपने आगे उठाना होगा। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। नाज़रीन, अब एक पहली ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर अपने सवाल जवाब जारी रखेंगे। मिलते हैं थोड़ी सी देर में।